वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस किया हुआ था। मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जहाँ तक 5 के लिए मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ तक अटैम्प्ट लेंगे। कमेंट सेक्शन में कई कमेंट्स देखने को मिले, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला जिसमें लोगों ने कहा हो कि नहीं सर इसके लिए 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई है। तो अभी क्या है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से ही। ठीक है, 5 तक मैंने दिया हुआ था। ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है देख करके, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ 11th के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो शायद क्लास 11th के ही हैं और वो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहे हैं। पर्सनली मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये 12th का टॉपिक चल रहा है तो अच्छा लगता है। आप लोग 11th के हैं, 12th के वीडियोस पर आप सही रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा 11th पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपका 11th आपका कोर है एक्चुअली। ठीक है, फिर 12th में आप आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पढ़ाएंगे। इस तरह की प्रतिभा बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ज़रूरत है उनको एक सही रास्ते की। फिलहाल मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट हैं, तो 5 का पार्ट 1 मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है। NCERT टेक्स्ट बुक, क्या कहा? NCERT टेक्स्ट बुक मेरी बुक से है पेज नंबर 97। मेरी बुक से है पेज नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैट्रिक्स ए हमको गिवन की गई है, जिसमें बताया जा रहा है, मैट्रिक्स ए में बताया जा रहा है 1 - 4 3, 1 - 4 3। मैट्रिक्स बी देखने को मिल रही है -1 2 1, -1 2 1। ठीक है, यूथ में बहुत पोटेंशियल, बहुत पावर है। मैं जितने भी सालों से पढ़ा रहा हूँ, नियर अबाउट 10 ईयर्स मुझे हो गए पढ़ाते पढ़ाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स मैंने इस तरह के देखे हुए हैं कि सच में, और ये एक रियल इंसिडेंट है, मैं सच में उनकी तारीफ करता हूँ। वो क्लास 11th में पढ़ते थे और मैं ही उनको स्पेशल परमिशन ग्रांट कराता था और वो क्लास 12th की क्लासेस ज्वाइन करते थे। और वो क्लास 12th की केवल क्लासेस ही नहीं ज्वाइन करते थे, बल्कि बच्चा उसमें पूरा अच्छे से अपना 100% भी देते थे। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। मतलब 12th के साथ में बैठ करके जिस तरह से 12th के स्टूडेंट्स रिप्लाई करते थे, सेम पैटर्न पर पता चलता है यार लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं अपने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली, स्पेशली उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। लोगों को पता ही नहीं कि उनको जीवन में करना क्या है। कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, कोई करियर गाइडेंस नहीं है, जिस वजह से मुझे लगता है शायद बहुत अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी शायद वो उतना आगे नहीं जा पाते हैं जितना आगे जाना चाहिए। हालांकि यही चीज़ें अगर हमें फॉरेन में देखने को मिलती हैं या साउथ इंडियन में भी काफ़ी चीज़ें इस तरीके की देखने को मिल जाती हैं। लोग थोड़ा सा करियर को लेकर के थोड़ा सा अवेयर होते हैं, करियर काउंसलिंग होती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है कि केवल एक फोकस बाजी है, होता कुछ नहीं है, बस केवल एडवर्टीजमेंट और कुछ नहीं। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। अपना इंटेंशन तो केवल पढ़ाना है। ए बी बहुत जल्द करियर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस लाएंगे, लेकिन अभी बच्चा उतना समय नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा बच्चा भी व्यस्तता है और ये व्यस्तता रहेगी अभी मेरे पास अगस्त तक। फिर अगस्त के बाद से थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा, तब फिर वेरियस चीज़ों पर और भी काम करेंगे। ये बच्चा मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, आप देखिए कि वो 11th के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 12th में ये मैट्रिक्स एक टॉपिक चल रहा है, उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। पॉसिबल ऑर्डर क्या है उस पर कमेंट करना, उस पर रिप्लाई करना, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना विद एक्सप्लेनेशन, पूरा कमेंट देना, मतलब अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि सच में वो काम कर रहे हैं। अफसोस भी होता है, मुझे लग रहा है शायद मैं मतलब उनके लिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। मगर यार क्या ही बताएं, मेरे सामने कुछ मजबूरी है, शायद तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे। एक काम करते हैं बच्चा, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराने से पहले यहाँ से आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो 3/1 और 1/3। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको ये पता चल गया है कि मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3/3 की बनेगी। चलो ठीक है, मैट्रिक्स 3/3 की बना देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो बच्चा अभी हमें क्या देखने को मिलेगा? -1 4 -3। फिर 2 का मल्टीप्लाई, देन 2 -8 एंड 6। फिर आफ्टर देन यहाँ से देखने को मिलेगा 1 -4 और 3। मैंने इसके लिए आपको कई बार बता रखा है कि इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन में, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम लोग कई बार काफ़ी सीख चुके हैं,
लेकिन इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको दर्द देते हैं, यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि पाइपलाइन मेथड का इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी एरर जीरो जाएगा। देखो यार, ये वाटर टैंक है, यहाँ से नंबर 1 जनरेट होगा, तीनों से कोलैप्स करेगा, ये देखने को मिल जाएगा। फिर ये जो पाइपलाइन है ये आगे बढ़ेगी, बीच में कुछ सूखा पड़ा है तो यहाँ पर भी हमें कुछ सूखा देखने को मिल गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, हमें ये देखने को मिला, फिर पाइपलाइन आगे बढ़ेंगे, फिर कुछ सूखा देखने को मिला, यहाँ पे कुछ सूखा देखने को मिल गया, और इस तरीके से पता चल गया 3/3 की है, कभी भी एरर नहीं होगा। चलिए बच्चा, ये तो ए बी जनरेट कर लिया है हमने ये क्या जनरेट कर लिया है, ए बी। अब हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, ए बी डैश। ए बी डैश में हमको क्या देखने को मिलेगा, -1 2 1, यहाँ से 4 -8 -4, यहाँ से -3 6 3 -3 6 3, यहाँ से देखो बच्चा, यहाँ से क्या है, यहाँ पर भी ट्रांसपोज होगा, यहाँ से बहुत सारे ट्रांसपोज करा, तो जैसे ये ट्रांसपोज, ये साइन हटेगा यहाँ से, ये रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं ट्रांसपोज करने के। एक मेथड मैंने आपको बताया है स्वैपिंग सिस्टम, दूसरा मैंने आपको बताया है चिपकाव सिस्टम। चिपकाव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से पूरा का पूरा ये रो, ये देखो ये पूरा का पूरा कॉलम बच्चा, ये देखो ये हमने यहाँ से पूरा उचाड़ा और यहाँ पर ला करके चिपका दिया। जैसे ही चिपकाया -1 4 -3, ये तो एक उचाड़ो चिपकाओ मेथड हो गया। अभी एक जो मेथड चल रहा है वो स्वैपिंग सिस्टम। ये स्वैपिंग सिस्टम बच्चा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही काम करता है, बाकी सब जगह उचाड़ो चिपकाओ मेथड होता है। स्वैपिंग सिस्टम ज्यादा आसान लगता है। प्रिंसिपल डायगोनल बच्चा फिक्स होगा हमेशा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कभी नहीं बदलेंगे। अब ये जो एलिमेंट्स बच गए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उनको बदल देना होता है, मतलब 2 की पोजीशन पर 4 होगा, 4 की पोजीशन पर 2 होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। 1 -3, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 6 और -4, ये बच्चा इसी जगह से ड्रॉप कर देते हैं। अब बच्चा हम जनरेट करेंगे बी डैश। बी डैश आप जानते हैं ये लिखा गया है -1 2 1, ये डैश आ गया, कुल मिलाकर के उसको सिंप्लीफाई करते हैं -1 2 1। सेम प्रोसेस बच्चा ए डैश की जब हम बात करते हैं तो ए डैश आ जाता है 1 -4 3, यहाँ से ये डैश आ जाता है, यहाँ से ए डैश इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है 1 -4 3, 1 -4 3। आगे बढ़ा जाए, ए डैश और बी डैश दोनों ही वैल्यूज अभी हमारे पास अवेलेबल है। अभी बच्चा हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश, बी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 2 1, और ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 -4 और 3। बच्चा पाइपलाइन मेथड फिर से एक बार अप्लाई कर देते हैं, और मुझे लगता है कि अब आसानी से आप समझ चुके हैं कि क्या आंसर आने वाला है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है -1 2 1, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा +4, आफ्टर देन -8, आफ्टर देन -4, फिर आपको देखने को मिलेगा -3, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, यहाँ से आपको देखने को मिलता है बी डैश ए डैश। देखो क्या ये मैट्रिक्स सेम है, हाँ शायद सेम लग रही है, तो हम बता देंगे ये रही इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। ये जो रिजल्ट आया है ये आया है ए बी ट्रांसपोज। क्या देखने को मिलता है, यहाँ लिख देते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ है ये, रिवर्सल लॉ है। कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ है। रिवर्सल लॉ में क्या होता है, जो पहले लिखा होगा वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में लिखा गया है वो पहले आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सल लॉ को अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज वर्जन में लें ए बी सी डैश, तो क्या बनेगा सी डैश बी डैश ए डैश। अब देखो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की है, अब ट्रांसपोज जिससे जिससे कनेक्ट होता जाएगा उन सभी जगहों पर ये वाली प्रॉपर्टी यानी रिवर्सल लॉ ट्रांसफर होता चला जाएगा। चलिए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 में, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है वो आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करवाता हूँ। बच्चा जैसे मेरे कांटेक्ट में आता है वो फॉर्म मतलब बहुत फोर्स करता हूँ। तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बोलते भी हैं कि सर ये फॉर्म फिल किया केवल आपकी वजह से फिल किया। काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट भी मिलता है। क्लास 10 तक भी फॉर्म है, ऐसी बात नहीं कि क्लास 10 तक कोई फॉर्म ही नहीं है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है। NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वेरियस फॉर्म है। VVM हो गया, लोगों को पता ही नहीं है यार। एक टिंकरिंग लैब होती है, लोगों को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टिंकरिंग लैब तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये तो फर्स्ट टाइम था कि मैं मतलब ऑनलाइन यहाँ पर आर्यभट्ट की प्रिपरेशन कराने लगा, स्टूडेंट्स को फिल करवाया हुआ था। मुझे लगता था शायद मतलब मैं ही इतना फोर्स करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जो फिल करते थे मुझे लगता है शायद मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे, जितनों को मैं फिल करवा रहा हूँ वो शायद 2-4 और। लेकिन यहाँ पर अभी जब ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई, काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे थे। कोई भी किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई इल मैनर नहीं, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक लग रहा था।
इससे पता चल रहा है यार कि मतलब यूथ में है, पोटेंसी है, वो बहुत कुछ कर सकता है, मगर बच्चा प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं है। बच्चा जब 11th में कांटेक्ट में आता है मेरे, तो फिर उसको बताना शुरू करते हैं तो बोलता है अरे सर ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। अब ये बात सही है यार, देखो गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेजता है या कोचिंग भेजता है या कहीं पर भी भेजता है, एक पढ़ाई एक इंस्टीट्यूशन में, वो ये सोच करके कि हमें नहीं आता है, कि जहाँ जा रहा है वहाँ से इसका उद्धार होगा। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, सब ऐसे ही चल रहा है देश। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि अभी मन तो बहुत था एक मनोज झा के ऊपर एक वीडियो बनाने का, राज्यसभा सांसद हैं लेकिन समय बच्चा नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी, समय मिले तो एक बार राज्यसभा सांसद मनोज झा का अभी हाल ही में उन्होंने 20 जुलाई को एक लेक्चर, एक 20 जुलाई 2021 को उन्होंने राज्यसभा में अभी अपना स्पीच दिया हुआ था, तो काफ़ी उन्होंने अच्छी बात कही। मगर इस टाइप के लोग यार बहुत कम हैं यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, क्या ही बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्या कहा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारा कोई अपना उस सिचुएशन से गुजरता है तो हमें लगता है कि नहीं यार ये इस सिस्टम में ये होना चाहिए, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। मगर अब दूसरा है तो फिर मतलब क्या ही है, टाइम पास करो, क्या ही दिक्कत है। यहाँ से देखो ए मैट्रिक्स ये आई, ए डैश ए डैश ए डैश, मतलब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रांसपोज करना है, सिंपली ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर गलती एक की नहीं है, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही बच्चा गड़बड़ है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल। लेकिन क्या ही बताया जाए, सब ऐसे ही है। स्टेट को इतना समय नहीं है कि वो कुछ अलग से इस तरीके की योजनाएं लाएं, बस कोई करके दे दे। यहाँ से देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो चुकी है। हम क्या वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, ए डैश ए। हमने LHS पोर्शन ले लिया, क्या ले लिया? LHS पोर्शन ले लिया, ए डैश ए। ए डैश ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए डैश ए हमको देखने को मिलता है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहां से हमको क्या देखने को मिलता है? यहां से हमको देखने को मिलता है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां से हमको देखने को मिलता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से आपको देखने को मिलेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां से देखने को मिलता है प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई कराया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इससे मल्टीप्लाई कराया प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर मल्टीप्लाई कराया, देन वी गेट द साइन स्क्वायर अल्फा, देन वी गेट द कॉस स्क्वायर अल्फा। एक सही व्यक्ति की अगर प्रतिभा नहीं निखर पा रही है तो इसमें सभी का मतलब कंट्रीब्यूशन है। एक फसल, ये समझो कि एक फसल अगर अच्छी होती है तो उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब अच्छी बारिश हुई है तभी वो फसल अच्छी है, उसमें बीज भी जो डाला गया वो बहुत उन्नत क्वालिटी का डाला गया, किसान बहुत मेहनत कर रहा है, जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो भी हाई क्वालिटी की यूज़ की जा रही है, तब जाकर के वो फसल अच्छी हो पा रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक भी चीज़ गड़बड़ होगी फसल आपकी खराब हो जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अभी एक व्यक्ति जिसके अंदर सच में टैलेंट है, अगर उसका टैलेंट नहीं निखर पा रहा है तो यार इसमें सभी का कहीं ना कहीं दोषारोपण है। मतलब दोषारोपण के मतलब ये सभी का फॉल्ट है, इसमें सभी शामिल हैं, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं और इसमें इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। मतलब क्या ही है यार, क्या ही बताया जाए। एक तो होता है कि लोगों को नहीं पता है, जैसे पेरेंट्स हो गए यार, वो इतना शायद पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए शायद मतलब वो बच्चे को खुद गाइड नहीं कर रहे हैं, वो शायद किसी के अंडर में भेज रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वहां से भी अगर प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उसके बाद बच्चे में टैलेंट होने के बाद वो करियर को लेकर के थोड़ा सा अजीब सा ही रिएक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या ही बताया जाए। मगर ये जब असफलता की बात आती है शायद कुछ ही लोग होंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि नहीं दिस इज माई फॉल्ट। अदरवाइज अपने भारत में क्या है कि सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करो, यही है। राज्य सरकारों को चाहिए कि एटलीस्ट कुछ नहीं, और हैं कितने ही स्टेट गवर्नमेंट हैं जहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा एकदम सिस्टम अच्छे से फॉर्म कर रखा है, वेरियस चीज़ों को उन्होंने बना रखा है। अपने यहाँ पर क्या ही है यार, एक NCERT, एक तो अभी देश में जो बच्चा है जो गरीब परिवार से, अगर आप उसको पढ़ने के लिए देखें तो STD मैट्रिक के लिए उसके पास नहीं है।
लागू करने की बात की गई तो एक बस लेबलिंग कर दी गई, एनसीईआरटी उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अरे यार इसके अलावा कितने स्टेट हैं, देखो उन स्टेट को, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा, ठीक है एनसीईआरटी लागू है पूरे देश में, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने पूरा एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट नहीं किया है ना, उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। लेकिन हम क्या, हम कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं। अब क्या ही बताया जाए, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है। इन दोनों को ऐड किया तो जीरो मिल गया, यहाँ से ये जीरो मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये आइडेंटिटी मिल जाता है। अब तुमको बता देते हैं, जो पिछले वाले केस में जो पिछला वाला क्वेश्चन था, एक्चुअली उसमें आपको एक प्रॉपर्टी आपको सिखाने की कोशिश की जा रही थी, रिवर्सल लॉ, और ये जो है इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करा देने पर अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो किस तरीके की मैट्रिक्स है, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक थ्योरम को। कभी भी एक साइंटिस्ट किसी एक कंट्री के लिए काम नहीं करता है, साइंटिस्ट के अंदर कभी ये सोच नहीं होती है दुनिया लीडर से नहीं चल रही है, दुनिया चल रही है साइंटिस्ट से। वो खून पसीना एक करते हैं यार, उसके बाद हम एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, किसी लीडर ने बनाया है? नहीं यार, ये एक साइंटिस्ट का खून पसीना है। आज उसकी बदौलत हम इन चीज़ों को गेन कर पा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारा पास्ट क्या था, इट्स अ डजेंट मैटर। अभी प्रेजेंट को देखो, तो अभी क्या है कि भले ही चाइना कैसा भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम बात करते हैं तो शायद वो हमसे काफ़ी आगे है, मतलब बहुत आगे है। कभी इन सब चीज़ों पर एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। चाइना की इंडिपेंडेंसी देख लीजिए, इंडिया की इंडिपेंडेंसी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर चाइना हमसे आगे है, बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो स्पेशली आगे है। आप चाहें तो डाटा उठा करके देख सकते हैं, मगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम एक चंद्रयान 2 हमारा सक्सेस नहीं हुआ, जो केवल हमें मून पर जाना था। चाइना को देखो, उसने सफल लैंडिंग कराई, क्या बोलते हैं, तियानवेन 1 की मंगल पर, और साथ ही साथ उसने साउथ पोल पर लैंडिंग कराया मून पर, और दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मगर क्या है ना कि उसने अपने यहाँ के यूथ का एक सही उसको डायरेक्शन दिया, उसने सही यूटिलाइज किया यूथ का, ये सबसे बड़ी बात थी। पूरी दुनिया में भी देखोगे सबसे ज़्यादा यूथ इसमें भारत में है, 2014 से लेकर के अभी तक। लेकिन हम यूथ का क्या कर पा रहे हैं? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यूथ को पॉलिश ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सामने ये है। चीज़ें बन रही हैं लेकिन उसका सही एप्लीकेशन नहीं है। क्या ही बताएं। आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। और कहा जा रहा है ईच मैट्रिक्स, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ईच मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। सोल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम सीधे नहीं पूछी जाती है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी पीछे 2 केसेस हमने देखे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सीधे नहीं पूछी जाती है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने देखा रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज, सीधे नहीं पूछा जाता, उस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये थ्योरम सीधे नहीं पूछी जाती, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने यहाँ पर क्या है कि अभी आपने चाइना की तारीफ कर दी तो लोग बोलेंगे यार ये तो मतलब एंटी इंडियन टीचर है, ठीक है, इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा है, चाइना की तारीफ कर रहा है। हमारे एंसेस्टर्स देखो, निश्चित तौर पर हमारे एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांग थे। हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। जितनी पुरानी संस्कृति, जितना पुराना धर्म, सनातन धर्म शायद उतना पुराना कोई नहीं है। लेकिन खुद अपने आप से पूछो, क्या हम चीज़ों को संजो करके रख पा रहे हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को बचा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ही बताया जाए, चीज़ों को हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। अगर वो हमसे ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, नहीं वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। अरे यार वो इतना एडवांस क्यों हो गया, एटलीस्ट हम इस पर तो चर्चा कर सकते हैं। मगर हमने अपने यहाँ पर क्या है, दोषारोपण होता है। मनोज झा जी का वो जो मैं देख रहा था वो लेक्चर, मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज वो बिल्कुल सुनने लायक है, बनाने लायक है। उसमें वो यही बात बोल रहे थे कि हम जब भी बात होती है तो हम पिछले 70 साल की बात करते हैं, 40 साल की बात करते हैं। अरे यार ये क्या ही है, एक कोई भी एक इकोनॉमी गिर गई तो हम ये बताने लगते हैं कि अरे हमारे टाइम पर तो इतनी गिरी, उस टाइम पर तो देखिए इतनी ज़्यादा गिर गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद क्या कर रहे हैं यार। एक व्यक्ति जब देश आजाद तो हमारे देश में कुछ नहीं था, और हमको सब कुछ बना करके दिया गया। मतलब स्टार्टिंग से देखो, किसी भी चीज़ को स्टार्टअप देना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार अगर आपको सही स्टार्टअप मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पर आप ग्रोथ कर पाएंगे। स्टार्टअप ही नहीं है तो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे।
लेकिन मिलने के बाद भी अगर आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो क्या ही मतलब है। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। याद रखना साइंटिस्ट एक अलग तरीके से ही सोचता है। एलन मस्क को देखो यार, एलन मस्क मुझे नहीं लगता है कि मतलब उनके पैरेलल प्रेजेंट टाइम पर 21st सेंचुरी में वेरियस फील्ड पर उनका काम है। महामानव है भैया, वो महामानव। बात समझे कि नहीं समझे? और अभी देखिए जब पॉपुलेशन को लेकर के एक इशू उठा, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक उन्होंने उसका एक दूसरा पहलू भी, सिक्के के दूसरे पहलू को भी दिखाया कि अगर पॉपुलेशन पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी तो शायद जो हमारे विभिन्न तरह के प्रोग्राम है जहाँ पर हम पूरे गैलेक्सी को घूमने की बात करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं, शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी कहीं क्रांति आती है तो वो यूथ से ही आती है। यूथ ही नहीं रहेगा, क्रांति कहाँ से आएगी? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है कि गलत है, लेकिन एट लीस्ट जहाँ पूरी दुनिया ने कहा कि नहीं ये बात तो सही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, वहां पर उस बंदे ने एक सही चीज दिखाई। अपने यहाँ पर क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, समरसेबल। अभी जैसे अभी आप देखिए दिल्ली में, देखिए वहां समरसेबल लगवाने के लिए आपको बाकायदे परमिशन लेनी पड़ती है। अभी अपने यहाँ पर क्या है कि जिसको देखो भाई अपने घर में लगवा ले रहा है, विदाउट परमिशन लगवा रहा है। अब क्या होगा कि जब जल स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा तब फिर इस पर रोक लगना शुरू होगी। मतलब हम किसी चीज के लिए स्टार्टिंग से अवेयर ही नहीं रहते हैं। अब वो जब एकदम अपनी क्रिटिकल कंडीशन पे आ जाएगी तब फिर हम जागते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं शायद दिखाता है कि मतलब हम कितने बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुद्धिमानी यानी ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो 2 कदम आगे देख सके। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी मतलब समझ रहे हैं, उसको दूर तक दिखता है। अब वो तभी दिख पाएगा जब ज्ञान होगा। अब पौराणिक कथा भी आप सुनते होंगे तो पौराणिक कथाओं में भी आपको देखने को मिलता होगा, उन्होंने आंखें बंद की और दूर तक देख लिया। अब लेकिन ये काम कौन कर पाता था? आम इंसान थोड़ी कर पाता था, ज्ञानी ऋषि मुनि कर लेते थे। भैया क्या है, ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी, एक तरीके का प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्ट कर देते हैं, पता चल जाता है। मगर क्या ही कहा जाए, चलिए देख लेते हैं जरा। ईच मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मतलब नहीं है वो किस ऑर्डर की है। क्या ए को ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया। यहां से ये जो ए है इसको हमने लिख दिया ए प्लस ए, इस ए को, इस 2a को लिखा हुआ है। फिर ये जो चल रहा है, ये चल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अरे यार ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। बच्चा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा हमने क्या किया, एक साथ ले लिया। चलिए बच्चा जरा आगे समझने की फिर कोशिश करते हैं। यहां से आपको देखने को मिलेगा a इक्वल्स टू 1/2। यहां से आपको देखने को मिलेगा a प्लस ए ट्रांसपोज, यहां से प्लस 1/2। यहां से आपको देखने को मिलेगा a माइनस ए ट्रांसपोज। पूरे भारत में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस कहां से हैं? अपने यूपी बिहार से हैं। जानते हो इसका कारण क्या क्या है? ऐसा नहीं कि यूपी बिहार वाले बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता यार। मैं साउथ में भी रहा हूं, मैंने वहां का भी सीन देखा हुआ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। कारण यह है कि अपने यहाँ पर रट्टाफिकेशन बहुत तगड़ा है। यूपी बिहार का बंदा जो है ना, मतलब उससे यार कुछ भी क्राइम करवा दो, मतलब कुछ भी, वो हर चीज को रट डालेगा। कितनी मोटी किताब उसे दे दो, चीजों को समझना ही नहीं चाहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस यूपी बिहार से हैं। सबसे ज्यादा गंदगी भी यहीं पर है, आपको देखने को मिलेगा। अगर सच में ये नहीं पढ़े लिखे स्टेट होते तो यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी नहीं होती। यहाँ की पॉलिसीज देख लीजिए, बद से बदतर है, केवल योजनाएं लागू होती हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार को देखिए, सबसे ज्यादा योजनाओं को लागू करने वाला, मुझे लगता है कि अगर 2020 में अगर कोई स्टेट रहे सबसे ज्यादा योजनाओं को लागू करने वाला तो वो मध्य प्रदेश रहा। और सबसे पीछे अगर अभी आप देखोगे तो वो हर चीज में पीछे रहा। मोरालिटी रेट में देख लीजिए, डेथ रेट में देख लीजिए, सब जगह वो पीछे ही रहा है। मतलब हर चीज में मतलब नीचे से टॉप करते जा रहे हैं। साउथ में देख लीजिए, योजनाएं ना के बराबर निकलती, लेकिन जितनी निकलती हैं सॉलिड निकलती हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर के अहंकार मच गया था, लेकिन केरला देखिए रोल मॉडल बन करके निकला। उसने ऑलरेडी अपने यहाँ पर इतने ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट पहले ही इंप्लीमेंट करा रखे थे कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन क्या ही कहा जाए यार, कौन सुनने वाला है। ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। सबसे ज्यादा अगर साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे तो साउथ इंडियन से ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का है। अब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों में हमेशा सही अंतर रहा है। वो हमको नहीं पसंद करते हैं, हम उनको नहीं पसंद करते हैं। वो हमें कुछ अजीब से लगते हैं, उनको कुछ अजीब से लगते हैं। क्योंकि वहां पर उनको पता है कि अपने यहाँ की जो टेंडेंसी वो सब चीज एकदम रट्टा मार लेने वाली है। अब हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमको लगता है कि नहीं भैया हम आईएएस बन गए हैं, मतलब हम बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मगर पॉलिसीज के नाम पर देख लीजिए तो एक ठीक कायदे की पॉलिसी नहीं निकालते हैं। किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ईच मैट्रिक्स। ईच मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ए की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ। ठीक है भैया, मैट्रिक्स ए जो है वो 2 मैट्रिक्स का सम है। अब ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये किस तरीके की होनी चाहिए? एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो मतलब पी पर हम बात करेंगे। पी मैट्रिक्स क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2। हाँ बच्चा, अब यहाँ से बात कर लेते हैं ट्रांसपोज की। हमने बात की तो ट्रांसपोज की बात से हमको याद आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYMMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है जिसमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने पर वही मिल जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिलता है। अब दो चीजें याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने सेकंड लास्ट क्लास में प्रूव करा जिसमें कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर देने पर मैट्रिक्स ए मिल जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर मन में एक सवाल आपके उठना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्या होगा अगर एक बार में ही हमको वो मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर एक बार में वो मैट्रिक्स मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा वो किस तरह की मैट्रिक्स है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो किस तरह की मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये रही और इसकी सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये रही। चलिए देखते हैं कि जरा इस सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो P = 1/2a + a'। बच्चा हमें क्या करना है? ट्रांसपोज रन कराना है। जब ये ट्रांसपोज पढ़ाना शुरू किया था तो उसी दौरान मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया हुआ था, कहा था सम अदर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या कहा था? सम अदर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या कहा था? सम अदर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सम अदर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब अभी आपको समझ आ रहा है कि ये जो ट्रांसपोज है ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये अपना चमत्कार किस पर दिखा पाएगी? केवल और केवल मैट्रिक्स पर ही दिखा पाएगी। बाकी जो स्केलर क्वांटिटीज लाइक 1/2 ये अनचेंज्ड होगा। क्या होगा बच्चा? अनचेंज्ड होगा। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 ये अंदर रन करेगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी आज की क्लास में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जानबूझ करके बताया था ताकि आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2। यहां से देखो बच्चा A ट्रांसपोज प्लस A, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज? अरे यार दोनों को इंटर मींस स्वैप कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, यहां से अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये वही मैट्रिक्स है जो यहाँ पर रेड कलर से आपको P देखने को मिल रहा है। P डैश इक्वल्स टू P, ये क्या बता रहा है? P डैश इक्वल्स टू P ये बता रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज दैट P इज सिमेट्रिक। क्या कहा? P इज सिमेट्रिक। चलिए बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। Q की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने P की जगह पर बच्चा क्या ले लिया है? Q ले लिया है। समझते रहेंगे। मैट्रिक्स Q चल रही है A - A ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या किया? बोथ साइड ट्रांसपोज करा दिया। देखो ये आ गया है। यहाँ पर बच्चा अभी हमें क्या देखने को मिलेगा? Q। यहाँ से देखो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा? माइनस। यहाँ से देखो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा? Q। यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? माइनस। यहाँ से बच्चा क्या देखने को मिलेगा? Q। और यहाँ से देखो हमें क्या देखने को मिलेगा? माइनस। यहाँ से देखो क्या देखने को मिलेगा? Q। यहाँ से देखो हमें क्या देखने को मिलता है? बच्चा यहाँ से माइनस साइन हमने कॉमन कर लिया तो अभी हमको ये देखने को मिला। कुल मिला करके अभी हमको पता चला कि Q डैश करने पर हमको क्या मिल जाता है? Q मिल जाता है। इससे क्या पता चल रहा है कि Q किस तरह की मैट्रिक्स है? Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Q किस तरह की मैट्रिक्स है? Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मेरी बात समझ पाए? अब स्टार्टिंग में भी हमने क्या कहा था कि जो मैट्रिक्स A है वो P और Q का सम है। अब यहां से पता चलता है कि P सिमेट्रिक है, Q इसकी सिमेट्रिक है। तो पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया कि A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रही बच्चा पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरम। यहां से बच्चा एक थ्योरम और बन जाती है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल कैसा होगा। क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, देख लेते हैं। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? A ट्रांसपोज कर देने पर आपको -A मिलता है। हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स A है, जो मैट्रिक्स A है वो एक्चुअली m/n ऑर्डर कोई भी ले लिया, Aij से रिप्रेजेंट करना है। अगर हम यहां से A ट्रांसपोज रन कराते हैं, क्या कहा? अगर हम यहां से A ट्रांसपोज रन कराते हैं तो जाहिर सी बात है A ट्रांसपोज यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, A ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहां से ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे तो AJI मिल जाएगा। अब आपने कहा कि अगर सच में मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि A ट्रांसपोज की जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है? A ट्रांसपोज की जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है? -A। A मैट्रिक्स अभी आपने कहा कि ये क्या है? Aij है। यहां से देखो क्या मिलता है? AJI मिल जाता है। एक काम करो, दोनों को वन साइडेड ले आ, तो Aij प्लस AJI इसका टू क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चा? प्रिंसिपल डायगोनल की।
तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए आप जानते हैं, अब देखो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है तो एक कोई भी ऑर्डर का नहीं होगा बल्कि n बाई n का होगा, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट करता है। इसके लिए शायद क्लास 1 में पूरा आपको कंप्लीट चार्ट भी एक कंसेप्ट में आपका देखने को मिला होगा। यहाँ से देखो बच्चा, प्रिंसिपल डायगोनल की अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 3 बाई 3 की अगर मैट्रिक्स बना लेते हैं तो अच्छे समझ आ जाएगा। A21, A22, A23, आफ्टर देन A31, A32, A33। तो ये देखो इसको बोलते हैं बच्चा प्रिंसिपल डायगोनल, और यहाँ से साफ साफ हमको समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो रो है वही कॉलम है, मतलब 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा इफ i इक्वल्स टू j हो जाए। i इक्वल्स टू j हो जाएगा तो aij प्लस aij इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। दोनों को ऐड करने पर aij इक्वल्स टू 0, तो और सिंप्लीफाई कर देने पर हमको मिलता है aij इक्वल्स टू सॉरी aii इक्वल्स टू 0। यहाँ पर j नहीं आएगा, i आएगा क्योंकि i इक्वल्स टू j के हो चुका है। तो यहाँ से ai इक्वल्स टू 0, ओवरऑल i इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होंगे, 0 होंगे। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि सिद्ध करो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आसानी से कर सकते हो यार, ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन बच्चा और देखते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को ओवर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। यहाँ से एक मैट्रिक्स ए जो आपको देखने को मिल रही है वो मैट्रिक्स आपको रिप्रेजेंट की जा रही है 1 -1 5, 1 -1 5, सेकेंड -1 2 1, -1 2 1, थर्ड 5 1 3, 5 1 3। अब वो पूछ रहा है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो यार सिमेट्रिक तो तुम 1 सेकंड में पहचान लोगे। कितने सेकंड में पहचान लोगे, 1 सेकंड में। मैंने आपको बिल्कुल एक आसान सा मेथड दिया हुआ है कि जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हमेशा याद रखना, देखो हाथी के दांत खाने वाले कुछ और होते हैं, दिखाने वाले कुछ और होते हैं। ये ट्रांसपोज, जैसे ही ट्रांसपोज हटेगा, मैंने क्या कहा था, स्वैपिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ये दो बदलेंगे तो -1 -1, ये दो बदलेंगे तो 5 5, ये दो बदलेंगे तो 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरह की मैट्रिक्स है बच्चा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमको प्रूफ करना था। हालांकि ये हमको साफ साफ दिख भी रहा था। कैसे, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री हो तो समझ लेना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। क्या कहा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री हो तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। सेम इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो वो भी मुझे नहीं लगता कि अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है, बस वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ये ट्रांसपोज करने पर माइनस से तुमको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये थ्योरम है, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर ऐड कर देते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा सिमेट्रिक होगी, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं तो फिर जो मैट्रिक्स मिलती है वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। फिलहाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो थ्योरम प्रूफ कराई थी वो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए प्रूफ कराई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 से एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। मैट्रिक्स से देखो आपको दे दिया गया है 6 -2 2, 6 -2 2, आफ्टर देन -2 3 -1 और फिर 2 -1 3। देखो बच्चे आप क्या करोगे, आप इसका ट्रांसपोज जनरेट कर लेना, मैं सीधे लिख रहा हूं, आप स्वैपिंग करा दोगे, और वैसे भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यही मिल जाएगा। ट्रांसपोज कराने पर भी आपको यही मिल जाएगा, करा करके देख लेना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या करना है, वहां लिख दिया गया है कि इसको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। मतलब तुम मैट्रिक्स पी जनरेट करोगे, मैट्रिक्स पी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा A प्लस ए ट्रांसपोज। क्या कहा, A प्लस ए ट्रांसपोज। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड कर देना, 2 से डिवाइड करा देना, फिर तुमको वेरीफाई करना होगा कि मैट्रिक्स P सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो मैट्रिक्स P सिमेट्रिक है या नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बच्चा ये जैसे भी यहाँ पर सॉल्व किया ना उसका ट्रांसपोज करा करके तुमको चेक करना होगा। चलो अच्छा एक पार्ट तो बता ही देते हैं। देखो 1/2 अपनी जगह पर आएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दिया तो 6 6 12, यहाँ से -4, यहाँ से 4, यहाँ से -4, यहाँ से 6, यहाँ से -2, यहाँ से 6, यहाँ से -2 और यहाँ से 4। इतना हिस्सा देखो अभी आपको देखने को मिल रहा है। काम हमने किया 1/2 को भी अंदर रन करा दिया, 1/2 को अगर जा पा रहा है तो अंदर भेज दो, नहीं जा पा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल अपने में तो डिविजिबल है पूरी तरीके से, तो एक काम करते हैं कि इसको डिवाइड ही करा देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो बच्चा हमने इसको क्या किया, हमने इसको करा दिया डिवाइड। जैसे ही डिवाइड कराया तो मैट्रिक्स P अभी हमको क्या देखने को मिलेगी, हमको देखने को मिलती है 6 -2 +2 -2 3 एंड फिर -1, आफ्टर देन 2 -1 एंड 3। ये P है। अब हम जानना चाहते हैं P सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बच्चा P निश्चित तौर पर सिमेट्रिक होगा, क्योंकि P ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो 6 -2 2
-2 3 -1 2 -1 3 ट्रांसपोज, और तुम जानते हो कि इससे करने पर तुमको वापस से P देखने को मिल जाएगा। मतलब P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्यों नहीं जनरेट कर पाओगे, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज अभी अभी प्रूफ करा करके दिखाया था। इसके अंदर वैल्यूज रख के फिर Q ट्रांसपोज करोगे तो तुमको माइनस साइन देखने को मिल जाएगा कॉमन में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इजिली अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखो यार, इस तरह से एक्सरसाइज ये जो अभी आपकी है 3.3 ये पूरी कंप्लीट होती है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताना। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।